Please sit down. हेलो, कहाँ हो यार? ओके, आई हैव ऑलरेडी टेकन वन लेक्चर ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स. आप लोग कोई भी प्रेजेंट थे क्या उसमें? कितने लोग प्रेजेंट थे? आप लोग 5th सेमेस्टर वाले हैं? हाँ, फर्स्ट क्लास में ही बोल रहा हूँ मैं. ओके, इन फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्ट्रेन एनर्जी, है ना? हमने डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्चुअल में स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है. आप में जो प्रेजेंट थे कोई एक्सप्लेन कर पाओगे? आप थे ना प्रेजेंट? थोड़ा सा ट्राई करो, समझा के बताओ. Energy is stored by a material when it is deformed under the action of external force. Then that energy is known as strain energy. Sit down. बेसिकली जब किसी मटेरियल पे हम फोर्स लगाते हैं, चाहे कैसा भी फोर्स हो, तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा. यस और नो? डिफॉर्मेशन होगा ना, चाहे आप कितना ही छोटा फोर्स क्यों ना लगा रहे हो, तो इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा. उस डिफॉर्मेशन, अब हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? इस पे वर्क कर रहे हैं ना, वर्क कर रहे हैं. एंड वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. और वो जो एनर्जी है वो इस मटेरियल के अंदर स्टोर हो जाती है. ठीक है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन एनर्जी. अब इसका यूज क्या है? अब जैसे ही मैं उस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करूंगा, है ना, एक्सटर्नल लोड को मैं जब रिमूव करूंगा तो ये जो बॉडी है उसी एनर्जी को यूज करते हुए अपने ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाएगी विद इन द इलास्टिक लिमिट, है ना. मैंने जो फोर्स लगाया है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर में ही है. तो जब इलास्टिक रीजन के अंदर में जब मैं फोर्स लगा के रिमूव करता हूँ तो बॉडी जो है अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती है पूरी तरह से. ये पता है आप लोगों को? तो उस ओरिजिनल शेप को रीगेन करने के लिए उसने जिस एनर्जी को यूज किया हुआ होता है उसे ही हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं. इसका डेफिनेशन वगैरह मैंने लिखवाया था लास्ट लेक्चर में, है ना. मैंने कुछ उसमें नोट्स वगैरह मैंने बनवा दिए थे. अगर आप लोग प्रेजेंट थे तो अच्छी बात है, नहीं प्रेजेंट थे तो जो लोग प्रेजेंट थे उनसे आप लोग ले लीजिएगा नोट्स. ओके, इनको थोड़ा सा दिखा देना, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन मैंने बताया था आप लोगों को. ओके, उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी के बाद मैंने एक टर्म बताया था आप लोगों को, रेजिलियंस. अच्छा, इसमें मैं ग्राफ के फॉर्म में भी आप लोगों को समझा देता हूँ. सपोज वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन लोड एंड deflection. If we plot a graph between load and deflection and suppose इस टाइप का ग्राफ हमको मिलता है, ध्यान से सुनते जाइए, है ना. Now suppose if I am applying a load P1 and corresponding deflection is delta 1. Okay, and I am applying this load within the elastic limit. Suppose this is the elastic limit. यहाँ तक ठीक है? तो अब आप लोगों को मालूम है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर में हमने देखा था हुक्स लॉ. जो कोई भी मटेरियल है वो हुक्स लॉ को फॉलो करती है. इट मीन्स सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है ना. इसी तरह से जब लोड और डिफ्लेक्शन के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. ओके, और इसके अंडर का जो पूरा एरिया होगा, आ जाओ
This is the strain energy corresponding to load P1. ओके और अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, इट इज द स्ट्रेन एनर्जी. ओके, तो ये एक ट्रायंगुलर शेप में है, दिख रहा है आप लोगों को ट्रायंगल का शेप. तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा भाई, बताओ जरा. इट विल बी हाफ P1 इंटू डेल्टा 1. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते जाओगे तो हमको स्ट्रेन एनर्जी के अलग अलग फॉर्म मिलेंगे. सो दिस स्ट्रेन एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ P1 delta 1. Now convert this force, this load into stress. कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या होगा बताओ. P1 in terms of sigma 1, it will be sigma 1 into area. Okay, into delta 1. यहां तक ठीक है. अब देखो इसे, ये जो डेल्टा 1 है, यहां पर मैंने जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है, सपोज जो मटेरियल लिया है मैंने, उस मटेरियल का ओरिजिनल लेंथ है L. ठीक है, उससे मैंने L से डिवाइड कर दिया और यहां पर L से मल्टीप्लाई भी कर दिया. किसी कोई दिक्कत इस फॉर्मूले में? किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं है. आगे बढ़ते हैं. अब देखो हाफ sigma 1, look at here, this is delta 1 upon L. ये कौन सा टर्म है, क्या कहेंगे हम इसे? This is nothing but the strain. Delta 1 is the deflection and L is the original length. Change in length upon original length is known as strain. Okay, so we can write strain, और ये दोनों टर्म बच गए, A और L. A is the cross sectional area of the material and L is the length. क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? वॉल्यूम. यू विल गेट वॉल्यूम V. Is it okay? So we can write the strain energy U is equal to half of stress into strain into volume. यदि आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हो साथ में, है ना? ये मैंने लास्ट लेक्चर में ये सब पढ़ा दिया था. क्यों? अब ध्यान दो इधर. Now if I apply the load, if the external load is within the elastic limit, यदि इलास्टिक रीजन के अंदर में ही लोड लगाया हुआ है तो ये जो स्ट्रेन एनर्जी है within elastic limit, this strain energy is known as resilience. क्या कहते हैं इसे? resilience.
यहां तक ठीक है? देखो जितने भी टेक्निकल टर्म्स मैं बता रहा हूं इसे भूलना नहीं है भाई, ठीक है? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. Within the elastic limit, the strain energy is known as resilience. Now if I plot a graph between stress and strain, look at here. स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा और सपोज वो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो कुछ इस टाइप से आता है, ठीक है? यहां तक ये लीनियर है सपोज. अब ध्यान दो, दिस पॉइंट इज द इलास्टिक लिमिट. बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मैं बताने जा रहा हूं, अब ध्यान देके सुनिए इधर. नाउ सपोज at this point the stress is sigma 1 and corresponding strain is epsilon 1. Suppose I am naming this point as 1. At point 1 the corresponding stress is sigma 1 and corresponding strain is epsilon 1. Up to this point, this region will be known as resilience corresponding to, you can say, load P1 or stress sigma 1. ये जो रीजन दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है? This is nothing but the resilience corresponding to stress sigma 1 or you can say load P1. Okay? Similarly, at this point, suppose this is point 2, अब point 2 के corresponding stress है sigma 2 और strain है epsilon 2. Okay? तो अब देखिए ये जो पूरा रीजन होगा, दिख रहा है आप लोगों को, जो शेडेड एरिया है फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है? ये जो पूरा शेडेड एरिया है, ये जो पूरा रीजन है, दिस विल बी resilience corresponding to stress sigma 2. समझ में आ रहा है आप लोगों को? रेजिलियंस हम कब कहेंगे? जब वो इलास्टिक लिमिट के अंदर हो. ओके? नाउ एट द इलास्टिक लिमिट, सपोज corresponding stress is sigma EL and the strain is epsilon EL. तो इलास्टिक लिमिट के अंदर, अभी भी इलास्टिक लिमिट में ही है ना? तो ये जो पूरा रीजन है, दिस इज नोन एज रेजिलियंस करस्पॉन्डिंग टू सिग्मा EL, और इसका एक और नया टर्म है, इट इज नोन एज प्रूफ रेजिलियंस. क्या कहते हैं हम इसे? प्रूफ रेजिलियंस. तो प्रूफ रेजिलियंस हम किसे कहेंगे? दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी विद इन द इलास्टिक लिमिट. और वो कौन सा पॉइंट पे होगा? इलास्टिक लिमिट वाले पॉइंट पे होगा. समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है? तो एट द इलास्टिक लिमिट द रेजिलियंस इज नोन एज प्रूफ रेजिलियंस, एंड इट इज गिवन बाय, the proof resilience is given by half sigma EL into epsilon EL into वॉल्यूम. वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. The proof resilience is given by this formula, and it is nothing but the maximum strain energy stored by the material within the elastic limit. Is it clear to all of you?
कहीं पर भी अगर समझने में कोई दिक्कत होगी तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, है ना। लिख लो इसका डेफिनेशन, अगर लिखना है तो लिख लो, राइट डाउन। रेजिलियंस, resilience can be defined as the strain in energy stored by the material. Resilience can be defined as the strain energy stored by the material within elastic limit, within elastic limit.